Hello, students. How are you? Hope you are doing good. Okay, so आज हम इस चैप्टर का आखिरी पोर्शन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न एग्रीकल्चर। हमने इस चैप्टर में अब तक ये देख लिया कि व्हाट वाज द इंट्रोडक्शन, व्हाट वाज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, what are the causes of low agriculture productivity, what are the measures that we can take to improve the agriculture productivity, and now the last portion of this chapter is modern agriculture। मतलब हमने जो मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर किया है उसके बारे में और हम क्या क्या कर सकते हैं और भी to improve the agriculture productivity in the modern India. That is what we are going to see today. So let us start. Point number 1. Indian traditional agriculture use organic manure, seeds, simple plow, bullocks and primary instruments. These instruments give very less productivity. तो ये तो हमने देखा ही था causes of लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद पढ़ते हैं सिंस 1966। तो 1966 में ऐसा क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था जहां पर मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड लाइक हाइब्रिड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, न्यू मशीन ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा आर यूज्ड ड्यूरिंग, लिखा है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन एक क्रांतिकारी सिस्टम था, एक क्रांतिकारी मूवमेंट था जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको क्रांति देखने को मिली थी। इसीलिए इसको रेवोल्यूशन का नाम दिया। और ग्रीन इसीलिए क्योंकि सारे पेड़ पौधे में पत्ते होते हैं और वो पत्तों का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। इसीलिए उसको क्या बोला गया? ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया। ठीक है, फाइन। उसके बाद द नीड ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो लेट अस स्टडी दैट इन डिटेल। क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी कि इस धरती पे जो बोझ है वो बढ़ रहा है और उसके सामने जो धरती का लैंड एरिया है, कल्टीवेबल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, या तो वो लिमिटेड रहता है या फिर वो और भी कम होता जाता है। तो ऑन वन हैंड जब डिमांड ज्यादा तो हमें सप्लाई भी ज्यादा करना पड़ेगा और उसके लिए पुराने तौर तरीके नहीं चलेंगे, तो नए तौर तरीकों को हमें अपनाना पड़ेगा। और ये काम खाली इंडिया को नहीं करना है, पूरी दुनिया को करना है, क्योंकि वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ऑन द राइज। सो होल वर्ल्ड शुड यूनाइट and do something regarding agriculture through what? Modern agriculture। इसीलिए इसको समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1, ग्रीन रेवोल्यूशन जो खाली इंडिया में आया ऐसा नहीं है, हर कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन या तो आ चुका है या वो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है या उसको हमें लाना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं। Use of new technology started from 1960-61 at 7 districts of India as pilot project initially known as IADP। So, हम मॉडर्न एग्रीकल्चर को लेके इंडिया के रिलेशन में अगर बात करें तो इंडिया में सीधा ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया था ऐसा नहीं था, पूरी कंट्री पे लागू कर दिया एक साथ ऐसा नहीं था। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी आपको काम करना हो ना तो पहले स्मॉल स्केल से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाकर उसको बड़ा कर देते हैं। और वैसा ही कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन में भी हुआ कि इनिशियली वी लॉन्च्ड सच अ प्रोग्राम ऑफ इम्प्रोवाइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स और इसीलिए इसको कौन सा नाम दिया? पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट मतलब वो पहली जगह जहां पे आप
कुछ नया ट्राई करने वाले हैं या जहां पे आप कोई भी सिस्टम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे एकेडमिक्स को लेके कोई आइडिया आता है, तो वो आइडिया सबसे पहले मैं कौन सी ब्रांच पे लागू करूंगा? सुभानपुरा ब्रांच पे, क्योंकि वहां से मेरा ओरिजिनेशन हुआ है। सो ट्रायल एंड एरर करूंगा और उसमें फिर मुझे सक्सेस मिलेगा तो ही वो दूसरी ब्रांचेस में भी इंट्रोड्यूस होगा। सो हम जो भी चीजें इनिशिएट करते हैं वो पहले एक जगह टेस्ट करके देखते हैं, उसमें कई खामियां आएंगी, वो खामियां बताएगा भी कौन? वहीं के कस्टमर्स, वहीं के स्टूडेंट्स, और फिर उसको एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाकर हम सब जगह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वैसे ही इंडिया ने क्या सोचा कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, और तब इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा था? इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, क्योंकि अभी ये डिस्ट्रिक्ट पे ही लागू पड़ रहा है। फिर वहां हमें कामयाबी मिली, तो देखो क्या हुआ? ड्यू टू वंडरफुल सक्सेस इट वॉज अप्लाइड टू द होल नेशन एज HYVP, उसका फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, विच इज नाउ नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, सो IADP कह लो, HYVP कह लो, ग्रीन रेवोल्यूशन कह लो, 3 नाम तो हो गए, 2 नाम और है। देखो, अदर नेम्स ऑफ इट आर मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सारी चीजें हमने इस प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट कर ली थी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू सॉ रैपिड चेंजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, सो 1 मार्क या 2 मार्क में यह क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, या 1 मार्क में ये खाली पूछ सकते हैं गिव अदर नेम्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपको ये चारों नाम लिख देने हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? सो ग्रीन रेवोल्यूशन से मॉडर्न एग्रीकल्चर की नींव रखी गई थी और इसी के बेसिस पे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की देखनी शुरू करी थी इंडिया में। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रीन रेवोल्यूशन की जर्नी इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, इसको हमें समझना होगा। तो उसको समझने के लिए देखेंगे हम स्क्रीन पे सीन। After independence, India faced a big challenge of how to feed its growing population. 1947 से लेकर 60 तक India's population grew rapidly. Even after that, the government of India advised people to forfeit a meal to reduce consumption and save food. With increased population and with low technology farming, it was difficult to meet growing food needs of India. 12 million tons wheat harvest होते थे 1964 में, but more were needed to be done to match the food requirements. Food had to be imported by ship into India at huge cost. American wheat was imported on rupee payment and subsidized prices because the country had inadequate foreign exchange. Wheat imports reached its peak, 10 million tons in 1966. Clearly, this was a challenge to national food security, a national food crisis. In search of a solution, Dr. M.S. Swaminathan noticed American agronomist Dr. Norman Borlaug and his success in high-yielding wheat varieties in Mexico and Philippines. तो उनको इंडिया बुलाया गया कि हमें भी आके समझाओ। This changed the landscape of food production in India. Wheat produced कहां से कहां बढ़ गया? 12 से 17, 17 से 75 million tons, 5 times. More production, less imports, more food is equal to national food security.
with multiple methods of technology, infusion in agriculture, India has become self-sufficient in food grains. कितना अच्छा प्रोग्राम, कितने अच्छे इंटेंशन से स्टार्ट किया गया था और अच्छा हुआ कि इसको सक्सेस मिला। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, मल्टीपल क्रॉपिंग। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग? लेट अस रीड दैट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ कल्टीवेटेड लैंड एरिया। एक ही जमीन पे दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करना ड्यूरिंग अ गिवन ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। अब आपके पास ऑप्शन दो है। नॉर्मली देयर आर two types of crops. One is food grains, which is wheat, rice, bajra, jowar, maize, etc. And the other is cash crops, which can be sold directly to industries for converting them into finished goods. Example, oil seeds, sugarcane, rubber, cotton, jute, etc. ठीक है, उसके बाद reasons for multiple cropping are two. One is टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। तो जैसा हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। याद है ना, टेक्नोलॉजिकली किस में पढ़ाते? पीसी में। कहां पे? आईआईएम्स में। PCIIMS। पी फॉर पेस्टिसाइड, सी फॉर केमिकल फर्टिलाइजर, आई फॉर इम्प्रूव्ड सीड्स, आई फॉर इरिगेशन, एम फॉर मैकेनाइजेशन एंड एस फॉर सॉइल टेस्टिंग। तो वो सारे फैक्टर्स कौन से आ गए बेटा? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए। इसकी अवेलेबिलिटी डिसाइड करेगा कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे या नहीं। एंड द सेकंड इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज मनी। ऑल इट टेक्स इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ मनी टू जनरेट अ लॉट ऑफ मनी। पैसा ही पैसे को खींचता है, तो पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न में भी पैसा मिलेगा। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि हम एक ही जमीन पे मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को हम डिटेल में अगर देखें तो क्या है, देखो, मल्टीपल क्रॉपिंग डिपेंड्स ऑन एलिमेंट्स लाइक द सॉइल, एनवायरमेंट, rain, etc. It would be possible due to capital, new seeds, fertilizers, credit facilities. बोला ही था मैंने, PCIIMS। इन सब चीजों को लाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। वो पैसा आपको कौन देगा? बैंक्स प्रोवाइड करेंगे by providing you credit facilities. So all these will be a part and parcel of टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अंडर द मेजर्स टू इंप्रूव लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। मल्टीपल क्रॉपिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्राइस एंड इनकम। इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन मेरा ही प्रोडक्ट ज्यादा दाम पे बिके, मेरी इनकम बढ़े, तो मेरा इन्वेस्टमेंट वापस बढ़ेगा और सर्कुलर फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन चालू होगा। उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि मैं मल्टीपल क्रॉपिंग करना चाहूंगा या नहीं। दूसरा, साइज ऑफ फार्म। आपके पास फार्म भी उतना बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दो तीन तरीके पॉसिबल हैं मल्टीपल क्रॉपिंग पे। या तो उसी फार्म में बारी बारी क्रॉप्स ग्रो करो, या एक ही फार्म में एक टुकड़ा एक क्रॉप को दो, दूसरा टुकड़ा दूसरे क्रॉप को दो, या ऑल्टरनेट फार्मिंग भी कर सकते हैं। सो साइज ऑफ फार्म भी उतना होना चाहिए ना कि मैं वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकूं, एक से ज्यादा क्रॉप्स का समावेश कर सकूं। उतनी जगह भी तो मेरे पास होनी चाहिए ना। सो उस पर डिपेंड करेगा वेदर मल्टीपल क्रॉपिंग इज पॉसिबल और नॉट। फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंश्योरेंस। अगर एक्सपेरिमेंट करने गए और क्रॉप फेलियर हुआ तो क्या हमारे पास इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वो भी डिसाइड करेगा कि कोई फार्मर मल्टीपल क्रॉपिंग करे कि ना करे। टेन्योर। टेन्योर मतलब उस जमीन पे वो कितने साल तक रह सकता है, कितने साल से
वो फार्मिंग कर रहा है और कितना उसका टाइम पीरियड बाकी है उस जमीन पे, दैट इज नथिंग बट द टेन्योर ऑफ द लैंड, टाइम पीरियड स्पेंट ऑन दैट सिंगल पीस ऑफ लैंड, दैट विल ऑल्सो डिसाइड कि मैं मल्टीपल क्रॉपिंग करूं कि ना करूं, क्योंकि हर फार्मर का खुद का लैंड हो जरूरी नहीं है. ही मे टेक दैट लैंड फ्रॉम द लैंड ओनर और द जमींदार टू स्टार्ट हिज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. सो व्हाट इज द टेन्योर लेफ्ट, उसके बेसिस पे भी ये डिसीजंस लिए जाएंगे. ओके, सो बेसिकली there are two types of factors, technological factors and economic factors which will decide multiple cropping होगा कि नहीं होगा. ठीक है, so availability or scarcity of both these factors are responsible for selection of a crop. Technological factors and economic factors both उसकी availability या scarcity नक्की करेगा कि हम कौन से क्रॉप्स में डील करेंगे. क्रॉप सिलेक्शन में ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, लेट अस सी दैट द ईयर 1950-51 75% फूड ग्रेन्स बने थे और 25% कैश क्रॉप्स बने थे. 1970-71 में फूड ग्रेन्स का परसेंटेज रिड्यूस टू 74%, कैश क्रॉप्स बढ़ गए 26% हो गए. 2006-7 64% फूड ग्रेन्स एंड कैश क्रॉप्स 36%. 2010-11 में वापस फूड ग्रेन्स बढ़ के कितने हो गए 66% एंड कैश क्रॉप्स वाज 34%. सो इन द लेटेस्ट ईयर्स, in the past latest years, we observe 2/3 is food grains and 1/3 is cash crops. Okay, so ये सिलेक्शन कौन से बेसिस पे होगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे होगा. जैसा आप देख रहे हैं पहले बहुत ज्यादा पैसे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, तो पीपल यूज टू मैन्युफैक्चर मोर फूड ग्रेन्स एंड लेस कैश क्रॉप्स. बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड भी रॉ मटेरियल की बढ़ी, अच्छा पैसा मिलने लगा, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल हुई, तो फार्मर शिफ्टेड स्लोली एंड स्टेडीली फ्रॉम फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन टू कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन. और फूड ग्रेन्स भी बनाने तो जरूरी है ही, क्योंकि देश की जनता फिर खाएगी क्या अगर हम फूड ग्रेन्स बनाना एकदम से छोड़ देंगे तो. ठीक है, सो ये डेटा आपके सामने है कि कौन से साल में कितने फूड ग्रेन्स, कौन से साल में कितने परसेंटेज कैश क्रॉप्स थे. ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, कैसे होता है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एंड टू अंडरस्टैंड द सेम वी विल डू व्हाट, स्क्रीन पे सीन. It would amaze you to know that crops are sown in a definitive pattern. Yes, you heard me right. They aren't just sowed in vast fields with absolutely no planning. Farmers have now realized the value of planning the cultivation of crops. What does planning mean when it comes to crop cultivation? What plans can the farmer make for his land? He addresses questions like which crop is best suited for his soil type, or a crop which will give him the best yield in a short span of time. He may also look at the quality of the seeds and their resistance to diseases and pests. Apart from these questions, what else does a farmer plan? Well, he tries to get the maximum yield from his small piece of land. How can he get the best yield? Can he grow multiple crops in a year? Yes, he can. There are various types of cropping patterns that a farmer can employ. Let us look at a few of them in detail in this video. The first cropping pattern is called as mixed cropping. What does this cropping pattern entail? For a start, it requires the seeds of two different crop varieties. In this pattern of cropping, we can have a farmer planting two types of crops in the same piece of land. Wait, did I just say two crops in the same piece of land? Yes. You may now wonder whether the two crops may compete for the nutrients in the soil. You may also think of the damage one crop may do to the other. But this is not the case.
The two crops are chosen in such a manner that one does not interfere in the growth of the other. For instance, if wheat and gram are grown together in the same field, the nutrients that wheat depends on will be different from those of gram. This ensures that the failure of one crop doesn't take the toll on the farmer. There always is a backup, and if both do well, then the farmer is assured of double benefits. This is precisely what mixed cropping is all about. The next cropping pattern is called intercropping. Can you take a guess as to how this cropping pattern works? What does the prefix inter mean? In simple words, it means in between. But what does it mean when it comes to the pattern of planting crops? When crops are planted in alternate rows in the same field, we call this technique as intercropping. Once again, care is taken to ensure that the requirements of the two crops are different. Now we come to the last type of cropping pattern. This is called as crop rotation. I am sure the term is self-explanatory. Only one type of crop is grown in the field at a time. However, once the crop has been harvested, a different crop is then planted in the same field. This process is repeated several times. We call this a pre-plant succession. When the plants are growing, it is important to have the land irrigated so that moisture is retained in the soil. It is also necessary to add sufficient nutrients to the soil to help plant growth. तो समझे कैसे कैसे मल्टीपल क्रॉपिंग होता है? यू गॉट द आइडिया? फाइन. नाउ वी प्रोसीड अहेड. क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करने का. तो क्रॉप प्रोटेक्शन जैसे ही आता है स्क्रीन पे आपके दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए. क्या? पेस्टिसाइड्स. ओके, यस. एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी शुड इंक्रीज विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग. कौन कौन सी कंट्री ने पर हेक्टर कितना कितना किलोग्राम पेस्टिसाइड वापरा, इसका डेटा अवेलेबल है. सो इंडिया यूज्ड हाउ मच? 0.5 kgs पर हेक्टर. अमेरिका 7 kgs पर हेक्टर. पागल हो गया है वो. ठीक है. यूरोप 2.5 kgs per hectare. Japan, out of scope, out of syllabus, out of control, 12 kgs per hectare. And Korea is also no less, 6.6 kgs per hectare. इतने पेस्टिसाइड्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. सोचो खाली वहां की जमीन कितनी जहरीली बन गई होगी, वहां का पानी कितना जहरीला हो गया होगा जिसमें पेस्टिसाइड्स घुल मिल गए होंगे. और ये एक कारण है व्हाई देयर कैन बी लैंड डिटीरियोरेशन ऑल्सो ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. अब एक क्वेश्चन आएगा, सर लेकिन वहां पे ऐसा कोई कंप्लेंट तो है नहीं. अब पहली बात, वहां पे क्या कंप्लेंट है नहीं है वो इंडिया में बैठे बैठे हमें पता नहीं चल सकता. और दूसरा, वो लोग जो पेस्टिसाइड्स उपयोग करते हैं, द काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स दीज पीपल यूज, दे यूज इट आफ्टर डूइंग प्रॉपर रिसर्च, आफ्टर डूइंग प्रॉपर एनालिसिस, आफ्टर नोइंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सॉइल, आफ्टर नोइंग अबाउट द क्रॉप पैटर्न्स. इंडिया के जैसा नहीं कि अंड शंड इस्तेमाल कर दिया. तो यहां पे 0.5 kgs पर हेक्टर है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन वहां पर 7-12 है, फिर भी वहां कोई डैमेज नहीं, बिकॉज वहां के फार्मर्स एजुकेटेड हैं और यहाँ के फार्मर्स इलिटरेट हैं. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इतना पेस्टिसाइड यूज करने के बाद भी उनको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है. ठीक है, बिकॉज देयर पेस्टिसाइड्स आर लेस पॉइजनस एज कंपेयर टू व्हाट पेस्टिसाइड्स वी आर यूजिंग इन इंडिया. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन पेस्टिसाइड्स एंड इट्स यूज एंड पुअर क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया क्रिएट अ बिग डेंजर टू मैनकाइंड एंड द एनवायरमेंट. क्योंकि यहाँ के पेस्टिसाइड्स की इंफॉर्मेशन
फार्मर्स को अवेलेबल नहीं करवाई जाती। पुअर क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स होते हैं जो क्रॉप को बचाने की जगह उसी क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। बोलते हैं ना हम, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। सो ये पेस्टिसाइड्स भी कभी कभी ऐसा ही कर लेते हैं, वो अपना ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्तों से, क्योंकि ये पेस्टिसाइड्स पुअर क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद CIBRC, that is Central Insecticide Board and Registration Committee, is appointed to inform Indian farmers about types of pesticides and the level of poison. अगर ये पॉइजनस है तो हमें पहले से मालूम होना चाहिए, और इसीलिए पॉइजन को कितनी मात्रा में यूज करने का कि खाली पेस्ट का, इंसेक्ट्स का डैमेज हो, क्रॉप का डैमेज ना हो, ये नॉलेज पहले से फार्मर्स को होना चाहिए। तो उसके लिए भी हमने अलग से एक बॉडी बना दी है, CIBRC, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी, जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो फार्मर्स को पेस्टिसाइड के बारे में ज्ञान केंद्रित करेगा, उसको नॉलेज देगा। दे विल मेक द फार्मर्स अवेयर अबाउट व्हाट पेस्टिसाइड्स, सो फार्मर्स स्टार्ट यूजिंग दोस पेस्टिसाइड्स इन द करेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, चलिए फिर नॉन पॉइजनस and cheaper pesticides should be available to encourage small and marginal farmers. अगर ये पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हो जाते हैं तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के भी वारे न्यारे हो जाएंगे। पॉइजन भी नहीं होगा, अच्छे से क्रॉप का प्रोटेक्शन भी होगा, सस्ते में भी अवेलेबल होगा और हम तक इजीली पहुंच भी जाएगा। सो ऐसा हमें प्रबंध करना चाहिए। नॉन पॉइजनस, चीपर पेस्टिसाइड्स प्लस बोथ ऑफ दीज थिंग्स शुड बी अवेलेबल टू विच फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो उनका फायदा फटाफट होगा और रैपिड स्केल पे हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद पॉइंट नंबर 4, एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR is an institute which manages agricultural research. So Indian Council of Agriculture Research, तो नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव भी छुपा हुआ है, that it is responsible for conducting only what agricultural research. ठीक है, चलिए उसके बाद it provides arrangements for research and gives adequate help. वो रिसर्च भी करेगा, जरूरत पड़ने पे फार्मर्स की हेल्प भी करेगा, प्रोवाइडेड फार्मर्स को मालूम हो कि ICAR को कहां लोकेट करने का। फार्मर्स को यही नहीं मालूम होता है कि उनके बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट ने कितनी सारी कमिटीज, कितने सारे बोर्ड्स, कितनी सारी बैंक्स काम पे लगा के रखी हुई है। And farmers, when they don't know, they are unable to take benefits of all these institutes which are set up by the government. ठीक है, चलिए उसके बाद it is spreading awareness of horticulture. हॉर्टिकल्चर में जब भी अपने क्लास में पूछता था स्टूडेंट्स को तो वो बोलते थे हॉर्टी, हॉर्स मतलब हॉर्स कल्चर, जो घोड़े दौड़ाता है उसको हम हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड कर लेंगे। द आंसर इज नो। हॉर्टिकल्चर मीन्स, फोटो आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, फ्लावर्स का ग्रोथ करना, उसकी फार्मिंग करना, दैट इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हॉर्टिकल्चर। फिर फिशरीज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैटल रेयरिंग भी होना चाहिए। सो ऑल दीज फैसिलिटीज मस्ट बी इंक्रीज, और इसकी अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी फार्मर्स के दिमाग में कि जरूरी नहीं कि खाली वीट और राइस ग्रो करने को ही फार्मिंग बोलते हैं, ये सब चीजें भी अवेलेबल हैं, इनमें भी ग्रोथ ऑप्शंस आर देयर। सो फार्मर शुड एक्सप्लोर these opportunities. ऐसी अवेयरनेस फैलाने का काम भी कौन कर रहा है?
ICAR. ओके, उसके बाद it has made appropriate efforts to have national food availability and nutrition. So उनके efforts को तो हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि ICAR ने ट्रिमेंडस एफर्ट्स किए, बट अफसोस की बात यह है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहिए थे वो हमको नहीं मिले विथ ICAR. बट चलो एटलीस्ट वो एफर्ट तो डाल रही है, और एफर्ट किस डायरेक्शन में है कि मेरे देश का कोई भी बच्चा या बुजुर्ग या नौजवान भूखा नहीं सोना चाहिए, सबको खाना अवेलेबल करवाना. इस पे किसके एफर्ट्स हैं? ICAR के एफर्ट्स हैं, और ये ICAR के एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. तो ये आंसर तो हो गया, अब हमें इसको लर्न कैसे करना है? तो उसके लिए शॉर्टकट, अब से मॉडर्न एग्रीकल्चर की कार दौड़ेगी. क्या दौड़ेगी? कार. किसकी? मॉडर्न एग्रीकल्चर की. सो मॉडर्न से हमने क्या उठाया? M, और कार पूरा उठा लिया. सो MCAR. M फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग. अब मल्टीपल क्रॉपिंग टेक्स टाइम, आपको मालूम है. सो मल्टीपल क्रॉपिंग दो चीजों पे डिपेंडेंट था, TNE टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. उसके बाद C क्रॉप प्रोटेक्शन, A एग्रीकल्चर रिसर्च, एंड R रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर. कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन. लास्ट पॉइंट को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि हम कार को कंप्लीट कर सकें. सो ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह क्या बोलने का? पहला रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर. तो आपको याद आ जाएगा एग्रीकल्चर में एक ही रेवोल्यूशन था, वो कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, चलो. सो अब से मॉडर्न एग्रीकल्चर की क्या दौड़ेगी? कार. सो MCAR. M for multiple cropping. It takes time. TNE, it depends on two factors, technological factors and economic factors. फिर C for crop protection, A for agriculture research, and R for revolution in agriculture. कौन सा? ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, अंडरस्टूड. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.